हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स को अप्रोच किया जाता है। टू ब्लॉक प्रॉब्लम मैकेनिक्स का एक बहुत ही क्लासिकल प्रॉब्लम है। इसमें आपको देखने को मिलता है स्यूडो फोर्स और फ्रिक्शन का यूज़। तो किस तरह से उनका कॉन्सेप्चुअल यूज़ यहाँ होता है वो हम आज देखने वाले हैं। क्योंकि टू ब्लॉक प्रॉब्लम क्या है कि काफ़ी कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम हो जाता है कई बार यहाँ पर क्लियरली चमकता नहीं है कि किस तरह से अप्रोच करना है, किस टाइप का फ्रिक्शन होगा, किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, क्या रिलेटिव मोशन होगा नहीं होगा, स्लाइडिंग होगा या नहीं होगा। तो ये सारे कन्फ्यूजन किस तरह से दूर होंगे आज हम लोग देखने वाले हैं। और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हम देखेंगे टू ब्लॉक प्रॉब्लम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि टू ब्लॉक प्रॉब्लम में बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ब्लॉक आपको नजर आ रहे हैं, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स का एक अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर जैसे कि 25 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 25 नहीं है, इसको हम बोल देते हैं एफ फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स के लिए आपको सेटअप में यहाँ पर पुली लगा करके स्ट्रिंग के कनेक्ट करके भी दे सकता है, डायरेक्ट एफ भी लगा हो सकता है कि इस वाले ब्लॉक पर लगाओ फोर्स, नीचे वाले पर ना लग करके, या दोनों पर लगाओ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो एक एक्सटर्नल फोर्स का सिस्टम होता है। इन टोटल बात ये है। दूसरा क्या है, ये सरफेस आपको दिया होता है कि ये सरफेस जो है वो रफ है। और ये जो बॉटम सरफेस है ये आपको रफ भी दिया हो सकता है या स्मूथ भी दिया हो सकता है। दोनों तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है। स्मूथ होता है तो थोड़ा इजी होता है सॉल्व करना, रफ होता है तो उसको भी सॉल्व किया जा सकता है, नॉट अ बिग डील। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि किस टाइप का फ्रिक्शन है। यहाँ पर टाइप ऑफ फ्रिक्शन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू पूछ लिया जाता है। फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के बीच में क्या फ्रिक्शन फोर्स है वो पूछ लिया जाता है, या सरफेस और ब्लॉक के बीच में क्या है, अगर सरफेस रफ है तो ये पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछ लिया जाता है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स के क्या क्या एक्सेलरेशन है यहाँ पर। ठीक है। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड और टाइप फ्रिक्शन वो तो आ ही गया। एक्सेलरेशन पूछ लिया जाता है ब्लॉक का। साथ ही साथ यहाँ पर पूछ लिया जाता है वैल्यू ऑफ एफ, and what kind of value, maximum possible value of f, so that there is no sliding between blocks, सो दैट देयर इज नो स्लाइडिंग बिटवीन ब्लॉक्स। यानी ये मैक्सिमम कितना एफ हम लगा दें कि इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग ना हो, कोई रिलेटिव मोशन ना हो, या फिर एफ का कितना मिनिमम वैल्यू हो ताकि स्लाइडिंग हो जाए, तो वो दोनों में एक ही तरह का आंसर आने वाला। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपने देखे भी होंगे। अब कैसे अप्रोच करना है, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स की यहाँ पर हमने बात की हुई है कि किस तरह से आपको अप्रोच करना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कैलकुलेटिंग द वेल्डिंग स्ट्रेंथ। वेल्डिंग स्ट्रेंथ असल में क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, जिसे हम मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन भी बोलते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू जो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सर्फेसेस एंड स्टैटिक स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ओके। अब ये सारे स्टेप में एक साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वन बाय वन आपको एग्जांपल के थ्रू मैं लेकर के चलता हूँ। लेट्स गो थ्रू दीस स्टेप्स वन बाय वन। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो एग्जांपल है, पहले इसको देख लेते हैं। वही एग्जांपल है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन अनदर ब्लॉक ऑफ 8 kg which rest on a horizontal floor and this horizontal floor is smooth। तो यहाँ पर कोई हमने अभी रफ सरफेस नहीं लिया हुआ है। एंड द फ्रिक्शन कॉफिशिएंट बिटवीन ए एंड बी इज 0.2। सो यहाँ पर सिर्फ एक ही फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दिया हुआ है, स्टैटिक काइनेटिक अलग अलग नहीं दिए हुए। व्हेन हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन बी, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। तो यहाँ से दोनों चीजें पूछी है, फ्रिक्शन फोर्स भी पूछा है ए और बी में, और एक्सेलरेशन भी पूछा है दोनों ब्लॉक्स का। ठीक है। तो पहला स्टेप जो यहाँ पर था हमारा वो क्या था, कैलकुलेट द वेल्डिंग स्ट्रेंथ विच इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या वेल्डिंग स्ट्रेंथ होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो 2 kg वाला ब्लॉक है, 2 kg वाला ब्लॉक, इसका आप एफबीटी देखेंगे तो यहाँ पर mg लग रहा है, जो कि कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। और इधर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, तो वर्टिकली दोनों बैलेंस होंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 20 न्यूटन के इक्वल। ओके। सो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 20 न्यूटन के इक्वल यहाँ से आने वाला है।
तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 20 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन आ गया यहाँ से। नाउ वेल्डिंग स्ट्रेंथ जो है वो कितना होगा इन दोनों सरफेसेस के बीच में, यहाँ पर वो होगा म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ म्यू सिर्फ सिंगल दिया है 0.2 इंटू 20, तो ये कितना हो गया यहाँ से 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन का वेल्डिंग स्ट्रेंथ आ गया। वेल्डिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट हो गया। अगला स्टेप क्या है, अज्यूम द ब्लॉक्स टू बी वेल्डेड। इसका मतलब क्या है कि ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर विदाउट स्लाइडिंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब देखिए सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर ये एक्सटर्नल फोर्स 25 लगाया, तो ये पॉसिबिलिटी कि या तो दोनों साथ चलें या इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो। तो हम पहला ही अजम्पशन ये मानते हुए चलते हैं कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, दोनों के बीच कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है, यानी कि दोनों एक साथ चलने वाले हैं। ये अजम्पशन हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मान लेना है। वी डोंट नो कि यहाँ पर होने क्या वाला है फर्दर, कि ये दोनों रिलेटिव मोशन करेंगे या नहीं करेंगे, बट अजम्पशन यही लेना है, मानकर यही चलना है। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है, फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन। अब चूंकि दोनों एक साथ चलेंगे तो कॉमन एक्सेलरेशन हम मान सकते हैं। कॉमन एक्सेलरेशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हम क्या कर रहे हैं कि इसको पूरा एक सिस्टम मान लेंगे। ये 8 केजी का ब्लॉक है, ये 2 केजी का ब्लॉक है, और ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन का। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ पर इसको मान ले रहा हूँ पूरा एक सिस्टम। तो ये पूरा मेरा एक सिस्टम हो गया। ठीक है, और सिस्टम पर यहाँ पर फॉर सिस्टम हम इक्वेशन लगा रहे हैं। ठीक है, और दोनों एक साथ ही मूव कर रहे हैं, तो कॉमन एक्सेलरेशन हो गया ए कॉमन, ये हमें पता लगाना है। तो एफ एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू कॉमन एक्सेलरेशन। तो यहाँ से नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा हुआ है 25। अब यहाँ पर अगर कोई और भी फोर्स होता है, ऊपर वाले पे भी होता, जो भी एक्सटर्नल होता टोटल, वो हम लगा देते। तो 25 टोटल मास ऑफ द सिस्टम 2 + 8 इंटू कॉमन एक्सेलरेशन। सो कॉमन एक्सेलरेशन वुड बी 25 डिवाइडेड बाय 10, इट मीन्स 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अभी हमने कॉमन एक्सेलरेशन भी पता कर लिया है। तो ये हमारे कौन कौन से स्टेप हो गए, ये हो गया वेल्डिंग स्ट्रेंथ पता किया हमने, उनको टुगेदर वेल्डेड हमने अज्यूम कर लिया दैट दे आर मूविंग टुगेदर विद सम कॉमन एक्सेलरेशन एंड वी हैव फाउंड आउट द कॉमन एक्सेलरेशन एज वेल। अब क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द अपर ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू द लोअर ब्लॉक एंड अप्लाइड द स्यूडो फोर्स एंड कंपेयर इट विद द वेल्डिंग स्ट्रेंथ। सो अब यहाँ क्या करना है हमको, ये जो लोअर ब्लॉक है इसके रेस्पेक्ट में अपर ब्लॉक को ऑब्जर्व करना है। और स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हम दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पर हम स्यूडो फोर्स लगाते हैं। और स्यूडो फोर्स जो होता है वो होता है उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में वो लगता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ बी डी ऑफ 2 kg ब्लॉक with respect to 8 kg ब्लॉक। तो 2 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी हम बनाएंगे 8 kg वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में। तो ये 2 kg वाले का हम एफबीडी बना रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में था तो इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस पर अपोजिट डायरेक्शन में। स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो मास इसका आएगा और एक्सेलरेशन हमारा कॉमन आएगा। ये स्यूडो फोर्स आ गया यहाँ से। ठीक है, दिस इज स्यूडो फोर्स, ये स्यूडो फोर्स लग गया। ठीक हो गया। अब इस स्यूडो फोर्स को कंपेयर हमने किससे करना है, वेल्डिंग स्ट्रेंथ से। तो वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितना था यहाँ पर, वेल्डिंग स्ट्रेंथ था 4 न्यूटन। ठीक, अब ये स्यूडो फोर्स का वैल्यू टोटल कितना आएगा, 2 इंटू कॉमन एक्सेलरेशन दैट वाज 2.5, 2.5 इंटू 2, ये कितना हो गया यहाँ से 5 न्यूटन। अब 5 न्यूटन ज्यादा बड़ा है या वेल्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा बड़ा है यहाँ पर, तो 5 न्यूटन इज ग्रेटर देन वेल्डिंग स्ट्रेंथ। इसका क्या मतलब हुआ, ये स्यूडो फोर्स क्या कर रहा है, ये वेल्डिंग ब्रेक करने का काम कर रहा है। और वेल्डिंग की स्ट्रेंथ कितनी है 4 न्यूटन, यानी कि जो मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है वो 4 न्यूटन है। यानी कि ये 5 न्यूटन इसको ओवरकम कर जाएगा और वेल्डिंग ब्रेक हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप जो था वो यही था, ऑब्जर्व द अपर ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू लोअर ब्लॉक, अप्लाई स्यूडो फोर्स एंड कंपेयर इट विद द वेल्डिंग स्ट्रेंथ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो स्यूडो फोर्स है जो कि वेल्डिंग को ब्रेक करेगा, उसे हमने कंपेयर किया किससे, वेल्डिंग स्ट्रेंथ से। तो क्या वेल्डिंग ब्रेक हो रही है या नहीं हो रही है, तो इफ ब्रोकन इफ नॉट ब्रोकन। सो इफ नॉट ब्रोकन, अगर ब्रोक नहीं होती है तो क्या सिचुएशन होती है, देन द assumption was correct and both will move together with
कॉमन एक्सेलरेशन, AC, स्टैटिक फ्रिक्शन will be there between blocks। तो ये सिचुएशन होगी। अगर वेल्डिंग ब्रेक नहीं होती तो क्या होता, हमने जो अजम्पशन माना था कि दोनों एक साथ चल रहे हैं वो चलते, और किस एक्सेलरेशन से, कॉमन एक्सेलरेशन से चलते, और स्टैटिक फ्रिक्शन उनके बीच में होता, क्वेश्चन वही सॉल्व हो गया था। जैसे कि यहाँ पर देखें, इसको मैं उस तरह से लेता हूँ, सपोज वेल्डिंग स्ट्रेंथ यहाँ पर 6 न्यूटन का होता, लेट्स से कि वेल्डिंग स्ट्रेंथ जो है 6 न्यूटन का है, 6 न्यूटन का वेल्डिंग स्ट्रेंथ होता तो 5 न्यूटन इधर लग रहा था, वेल्डिंग ब्रेक होती नहीं होती, यानी कि दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से चलते, दोनों का एक्सेलरेशन कितना होता, 2.5 होता। ये आंसर आ गया एक्सेलरेशन का। दूसरा, फ्रिक्शन कौन सा होता है, स्टैटिक होता, किस डायरेक्शन में होता है, इस 5 न्यूटन को अपोज करने के लिए इधर लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन, कितना लगता, 5 न्यूटन ही लगता, क्योंकि 6 न्यूटन मैक्सिमम पॉसिबल है, इतना तो उसका स्ट्रेंथ है ही सही, इतना मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है, लेकिन चाहिए कितना, इसको बैलेंस करने लिए 5, तो 5 इस पर राइट डायरेक्शन में लगता, 8 पर इसका रिएक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में लगता, दैट्स इट। लेकिन अब ये केस नहीं है चूंकि, तो क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है इफ नॉट ब्रोकन then what we are going to do, if not broken then the assumption is wrong, there will be स्लाइडिंग, यानी जो अजम्पशन माना था कि दोनों एक साथ चल रहे हैं वो रॉन्ग है। अब क्या होगा, स्लाइडिंग होगा, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में रिलेटिवली मूव करेगा, रिलेटिव मोशन यहां पर होगा, देयर विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और जो हमने कॉमन एक्सेलरेशन निकाला था वो एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। अब क्या करना होगा, अब सारा क्वेश्चन दोबारा से करना, दोबारा से करने का मतलब क्या है, अभी हमको ये अभी तक जो भी किया हमने और उसके बाद वेल्डिंग ब्रेक हो गई, तो क्या यहाँ से रिजल्ट निकल कर आया है, सिर्फ एक चीज हमने कंक्लूड किया कि वहां पर रिलेटिव मोशन होगा, ये चीज हम पता लगा चुके हैं इस प्रोसेस के द्वारा। अब वहां पर क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आपको अप्लाई करना है एंड री ड्रॉ द FBDs of both blocks and find acceleration। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट होगा, और किस तरह से इसको अप्रोच करना वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई। हमने सबसे पहले वेल्डिंग स्ट्रेंथ निकाला, यहाँ पर कितना वेल्डिंग स्ट्रेंथ था, फिर हमने एज्यूम किया कि दोनों साथ मूव करेंगे, तो कॉमन एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के बाद हमने 2 वाले का 8 kg के रेस्पेक्ट में FBD बनाया, स्यूडो फोर्स लगाया, स्यूडो फोर्स को वेल्डिंग स्ट्रेंथ से कंपेयर किया, अगर वेल्डिंग नहीं टूटती तो क्या होता, अजम्पशन करेक्ट होता, दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होता, दोनों एक साथ चलते, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगता, जितना स्यूडो फोर्स को बैलेंस करने के लिए चाहिए उतना ही लगता दोनों पर, दोनों सरफेसेस के बीच में। लेकिन अब चूंकि वेल्डिंग ब्रेक हो रही है, क्योंकि 5 न्यूटन जो यहाँ पर स्यूडो फोर्स है वो वेल्डिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा है, तो अभी तक जो भी अज्यूम किया था सब हो गया है रॉन्ग। अब क्या करना है, अब हमें सिर्फ यहां से एक चीज क्लियर है कि रिलेटिव मोशन होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें दोबारा से FBDs बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब दोबारा से FBDs बनाएंगे हम। हमारे पास क्या था यहाँ पर, ये 8 kg वाला ब्लॉक था और ऊपर 2 kg वाला ब्लॉक था, और इस पर क्या लग रहा था, 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। अब हमें पता चल गया कि रिलेटिवली मोशन होगा, और 8 kg के रेस्पेक्ट में 2 kg वाला किधर मूव करेगा, लेफ्ट साइड। तो अब FBD बनाएंगे और एब्सोल्यूट बनाएंगे, किसी के रिलेटिव में नहीं बनाना है FBD, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन में हमसे जो एक्सेलरेशन पूछा होता है जनरली एब्सोल्यूट पूछा होता है, रिलेटिव पूछा है तो एब्सोल्यूट निकाल के बाद में रिलेटिव भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट बनाएंगे। तो अब इस 2 kg वाले पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये किधर की तरफ अप्रोच कर रहा था, लेफ्ट साइड में, इस पर स्यूडो फोर्स लगने के चांसेस हैं और उसकी वजह से लेफ्ट साइड में मूव करने की इसकी पॉसिबिलिटी है, तो फ्रिक्शन इसको अपोज करने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में आएगा, टूवर्ड्स राइट, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। ये कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्लाइडिंग हो गई, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली काइनेटिक, कोई और फोर्स है यहाँ पर नहीं है। तो अब इस पर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन
इसको ए बोल रखे हैं हम, इस ब्लॉक को ए बोल दिए, ठीक है। ब्लॉक ए 2 kg, यस, तो दिस इज ब्लॉक ए। तो अब इसका एफबीडी बन गया, एब्सोल्यूट एफबीडी है, बिना किसी के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। और इस पर फोर्स क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आता है, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। और चूंकि यहाँ पर म्यू तो दोनों के लिए सेम ही दिया हुआ है 0.2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा 2 kg वाले पे, ये होगा 20 न्यूटन, mg के इक्वल। तो ये कितना आ गया, ये हो गया 4 न्यूटन, ठीक है। जो वेल्डिंग स्ट्रेंथ था वही काइनेटिक फ्रिक्शन भी है, क्योंकि म्यू के और म्यू एस सेम है, ठीक। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ए का कितना आएगा, इस पर फोर्स कितना लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय इट्स मास ऑफ ए, तो ये 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो आ गया आपका ए का एक्सेलरेशन। अब रही बात बी की, तो यहाँ पर जो है बी वाले का एफबीडी बना लेते हैं, यानी कि 8 kg वाले का। तो 8 kg वाले का एफबीडी बनाएंगे, तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ था, तो इसका रिएक्शन जो है वो किधर लगेगा, इस पे पीछे की तरफ। तो इस पर ये काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ, और इसका वैल्यू भी सेम, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन जो वहाँ था, तो 4 न्यूटन ये लगेगा इस पर। और इस पर तो एक फोर्स ऑलरेडी था 25 न्यूटन, इस पर इधर की तरफ 25 न्यूटन ऑलरेडी था। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब इस पर भी एक्सेलरेशन इसका निकालें हम, तो एक्सेलरेशन बी का कैसे आएगा, नेट फोर्स कितना है इस पर 25 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि है 4 डिवाइडेड बाय इसका मास 8, तो ये कितना आ गया 21 डिवाइडेड बाय 8, ये एक्सेलरेशन ऑफ बी आ गया। तो ये बी का एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, और ये ए का एक्सेलरेशन है यहाँ से, ठीक है। तो ए और बी दोनों का एक्सेलरेशन आ गया। तो आई होप यहाँ से आपको पूरा अप्रोच क्लियर हो गया होगा। तो करना क्या है, फिर से स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले वेल्डिंग स्ट्रेंथ, दोनों ब्लॉक के बीच में जो वेल्डिंग बन रही है, यानी कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, वो कैलकुलेट किया। दोनों ब्लॉक को वेल्डेड हमने अज्यूम किया, कॉमन एक्सेलरेशन निकाला, नेट एक्सटर्नल फोर्स को टोटल मास से डिवाइड करके मान लिया कि दोनों एक साथ चल रहे हैं। फिर हमने कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के बाद जो है, जो अपर ब्लॉक है उसे लोअर ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व किया। लोअर ब्लॉक हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। सूडो फोर्स लगाया, हमने चेक किया कि क्या वेल्डिंग ब्रेक हो पाएगी या नहीं। अगर नहीं होती है तो दोनों साथ ही चलेंगे, दोनों के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिंग सूडो फोर्स के इक्वल ही होगा, और यहाँ पर दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा, कोई भी स्लाइडिंग नहीं होगी। लेकिन अगर वेल्डिंग ब्रेक हो जाती है तो फिर हमें दोबारा से यहाँ पर एफ क्रिएट करने हैं, एब्सोल्यूट एफ बनाने हैं, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बनाने हैं, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं बनाने हैं। और दोनों पर आपने काइनेटिक फ्रिक्शन लगा देना है। दोनों के लिए आपने नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट करना है, और एक्सेलरेशन दोनों के पता कर लेने हैं। तो यहाँ से हमें सारे आंसर मिल गए, फ्रिक्शन मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया, फ्रिक्शन के डायरेक्शन मिल गए, सारी चीज़ें हो गई। ओके, सो ये क्लियर हो जाता है। तो यहाँ से एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे हम और अच्छे से समझ पाएंगे। अब जल्दी जल्दी इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ कहा हुआ है कि वेरिएबल फोर्स 10T। अब यहाँ पर फोर्स जो है वो वेरिएबल है। अप्लाइड ऑन ब्लॉक बी प्लेस्ड ऑन स्मूथ सरफेस, ये नीचे वाला सरफेस स्मूथ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 0.5। इन दोनों के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 है। इनिशियल वेलोसिटीज आर जीरो, एट व्हाट इंस्टेंट ब्लॉक ए स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन बी। या इस क्वेश्चन को यहाँ से इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कितने फोर्स पर, अगर यहाँ पर ये 10T ना दे करके सिर्फ एफ देता मैं, तो एफ दे करके पूछता कि क्या फोर्स का वैल्यू होगा ताकि इनके बीच रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाए। तो इसका भी अप्रोच सेम, वेल्डिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे यहाँ से। वेल्डिंग स्ट्रेंथ क्या, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब 3 kg वाले का नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा 30 न्यूटन, और म्यू एस ए की म्यू दिया हुआ है 0.5, तो ये कितना होगा 15 न्यूटन। तो 15 न्यूटन वेल्डिंग स्ट्रेंथ हो गई। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप में हम मान लेते हैं कि दोनों कर रहे हैं एक साथ मूव, पूरे को मान लिया हमने सिस्टम, तो ये हमारा हो गया सिस्टम। और इसका मान लिया हमने कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो कॉमन एक्सेलरेशन है ये कैसे आएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स एफ डिवाइडेड बाय टोटल मास जो कि है 3 + 7, और नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना था 10T डिवाइडेड बाय टोटल मास 10। तो कॉमन एक्सेलरेशन आ गया T, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कॉमन एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे हम एफ बी डी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो बी के रेस्पेक्ट में ए का एफ बी डी हमने बनाया। तो ये ए हमारा ये 3 kg, और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि स्लाइडिंग होना चाहिए स्टार्ट। तो यहाँ पर ए के रेस्पेक्ट में बी का एफ बी डी बनाया, इधर हमने सूडो फोर्स लगाया एम ए कॉमन। तो ये 3 और ए कॉमन कितना था यहाँ पर टी, तो ये कितना आ गया 3T। 3T तो यहाँ सूडो फोर्स लग रहा है। और वेल्डिंग स्ट्रेंथ यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ जो वेल्डिंग स्ट्रेंथ है वो है हमारी
15 न्यूटन। और हमें क्या करना है, फॉर स्लाइडिंग वेल्डिंग टू बी ब्रोकन। तो स्लाइडिंग के लिए वेल्डिंग ब्रोक करनी है, और करेगा कौन, स्यूडो फोर्स करेगा। और स्यूडो फोर्स कितना है, 3t। 3t शुड बी इक्वल टू 15 न्यूटन, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो इस मोमेंट पर जो वेल्डिंग स्ट्रेंथ है, जो स्यूडो फोर्स है, वो वेल्डिंग स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाएगा, और इसके जस्ट बाद जो स्यूडो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा वेल्डिंग स्ट्रेंथ से, और वेल्डिंग ब्रेक हो जाएगी और ये स्लाइडिंग करने लगेगा। और यहाँ पर सिर्फ फोर्स पूछता कि फोर्स कितना चाहिए, तो कितना चाहिए, 15 न्यूटन के इक्वल चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए। तो उस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। ओके, यहाँ पर और फोर्स कहाँ से आएगा, ये स्यूडो फोर्स से आएगा, ये जो फोर्स है वेल्डिंग को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो टाइम 5 सेकंड आ गया। ओके, तो ये अप्रोच हो गया। इसी तरह से यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ 35 kg इज रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस फ्लोर, अनदर ब्लॉक बी ऑफ 7 kg इज रेस्टिंग ऑन इट एज शोन। दिस इज फ्रिक्शनलेस, ग्राउंड सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक इज 0.5। तो यहाँ पर म्यू एस जो है वो दिया हुआ है 0.5, और म्यू के जो है इस बार डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है। इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 100 न्यूटन इज अप्लाइड ब्लॉक बी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विल बी। तो अब यहाँ पर ए का एक्सेलरेशन पूछा है, तो सबसे पहले पता करेंगे वेल्डिंग स्ट्रेंथ, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस कितना है 0.5, और 7 kg का नॉर्मल रिएक्शन 70 न्यूटन, 75 35। तो ये 35 न्यूटन जो है वेल्डिंग स्ट्रेंथ यहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो वेल्डिंग स्ट्रेंथ हमारा आ गया यहाँ से। वेल्डिंग स्ट्रेंथ के बाद की बात करते हैं। अब यहाँ पे वेल्डिंग स्ट्रेंथ निकाल चुके हैं हम 35 न्यूटन। अब क्या मान लिया कि दोनों एक साथ मूव करेंगे, तो इनका कॉमन एक्सेलरेशन निकाला जाएगा। तो कॉमन एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो 35 प्लस 7, 7 5 35, 7 6 42। तो ये कितना हो गया 100 अपॉन 42। और कॉमन एक्सेलरेशन को हम क्या कह सकते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कॉमन एक्सेलरेशन, तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हो गया, अब क्या करना है, अब हमें बनाना है एफ बी डी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। अभी तक तो यही नहीं पता कि रिलेटिव मोशन होगा नहीं होगा, तो वो चेक करना है। तो बी का ए के रेस्पेक्ट में एफ बी डी बनाएंगे। तो ये बी रहा हमारा 7 kg वाला। ठीक है, अब इस पर 100 न्यूटन तो ऑलरेडी लग रहा है, ये ध्यान रखना है, जो जैसा लग रहा है वैसा ही लगाना है। और इस पर स्यूडो फोर्स भी लगेगा, तो स्यूडो फोर्स इस पर लगेगा एम ए कॉमन। तो एम ए कॉमन, तो एम इसका कितना है, एम है यहाँ पर 7, और कॉमन एक्सेलरेशन कितना आया था, ये आया था 50/21। तो इसको सॉल्व करें हम यहाँ से, एम ए कॉमन, तो ये हो गया 50/3, 50/3 इधर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो वेल्डिंग स्ट्रेंथ था इसका, वेल्डिंग स्ट्रेंथ वो कितना था, वो था यहाँ पर 35 न्यूटन। तो अब हमें चेक करना है कि क्या यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो वेल्डिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा है या नहीं है। तो नेट फोर्स इस पर कितना है, यहाँ पर नेट फोर्स इस पर 100 माइनस 50/3। भाई 100 तो इधर है ही, स्यूडो फोर्स 50/3, तो ये कितना हो गया यहाँ से 250/3। और एक चीज यहाँ अब कंपेयर किसको करना है, वहां पर हमने स्टेप में लिखा था कि स्यूडो फोर्स को करना है, सिर्फ स्यूडो फोर्स को नहीं करना है, वो एक सिंपल क्वेश्चन के लिए था। यहाँ पर इस ब्लॉक पर ऑलरेडी फोर्स लगा हुआ है, तो जो भी फोर्स लगे हुए सब नेट मिला के विद स्यूडो फोर्स फिर हमें कंपेयर करना है, यानी हमें उस फोर्सेस को कंपेयर करना है वेल्डिंग स्ट्रेंथ से जो जो वेल्डिंग को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो 100 माइनस 50/3 250/3, तो नेट इधर की तरफ कितना आ जाएगा 250/3। तो ये 250/3 क्या वेल्डिंग को तोड़ पाएगा या नहीं, तो 250/3 is greater than 35, so welding will be broken। तो यहाँ पर जो अभी तक हमने सॉल्व किया सब यूजलेस हो गया। अब वेल्डिंग ब्रेक होगी तो अब दोबारा से हमें एफबीडी बनाने होंगे। तो अब दोबारा से एफबीडी बनाते हैं, हम बनाते हैं पहले 7 kg वाले का। तो एक चीज हमें पता चल गया था कि नेट फोर्स इधर राइट की डायरेक्शन में 250/3 था, यानी राइट की तरफ स्लाइड करेगा, तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। और कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। 100 न्यूटन इधर ऑलरेडी लग रहा था, और कोई फोर्स होगा इस पर, और कोई फोर्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्यूडो फोर्स लगाना नहीं है, क्योंकि हम एब्सोल्यूट एफबीडी बना रहे हैं। और इसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये ऊपर वाला बी है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी,
तो एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है वो कितना आएगा, 100 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन कितना, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन 70 और म्यू के था 0.4, तो ये आ गया यहाँ से 28 न्यूटन। तो 100 माइनस 28 डिवाइडेड बाय मास इज 7। सो ये कितना हो गया, 100 माइनस 28, 72 डिवाइडेड बाय 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ऑफ बी आ गया। अब ए का हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो ए कितना था, 35 केजी का, 35। अब फ्रिक्शन इस पर इधर लगा है तो इसका रिएक्शन इस पर इधर लगेगा। और क्या इस पर कोई और फोर्स है, देखिए आप, कोई भी फोर्स नहीं है। और ना ग्राउंड पर कोई रफ सरफेस था, तो यहाँ ग्राउंड की वजह से भी नहीं है। अगर ग्राउंड रफ होता तो ग्राउंड का फ्रिक्शन भी हम लगा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर इधर काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसका वैल्यू भी उतना ही जो इधर था, 28। ओके, सो एक्सेलरेशन ए का भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए, नेट फोर्स इस पर 28 है और इसका मास 35 है। 7 4 28, 7 5 35, तो 4/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यहाँ से इसका एक्सेलरेशन आ गया। तो आई होप ये तीनों एग्जाम्पल देख करके आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने ज़्यादातर चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश की है, इसमें और भी कई सारे एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि ग्राउंड पर भी रफ आ जाएगा, डजेंट मैटर, तब भी आप कॉमन लेना और नेट फोर्स निकालना और कॉमन एक्सेलरेशन निकालना, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो नेट फोर्स में ये 25 माइनस जो फ्रिक्शन होगा सरफेस का वो माइनस हो जाएगा, तो वो आप समझ सकते हैं इतना सा चीज़, ठीक है। और बाकी इसमें किसी भी तरह के आपको और क्वेरीज हो, किसी भी तरह के डाउट्स हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप बताएं मुझे कि किस तरह से आपको और कौन से टॉपिक्स जो हैं आप इंटरेस्टेड हैं समझने में, पढ़ने के लिए, किन चीज़ों में आपको डाउट आ रहे हैं, और आपको कैसा लगा ये सारा लेक्चर, और इसमें क्या क्या चीज़ें और इम्प्रूव हो सकती हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आए। आई होप यहाँ पर मैंने आपके बेसिक्स क्लियर कर दिए होंगे टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स के, आप अप्रोच कर पाएंगे किसी भी टू ब्लॉक प्रॉब्लम को। और प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह से हमारे वीडियोस देखते रहें। और हम आपके लिए इसी तरह से और नए नए टॉपिक्स पर, नए नए क्वेश्चंस पर, नए नए कॉन्सेप्ट्स पर वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू।